गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन आणविक स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और बोर्न ओपेनहाइमर की सन्निकट के सन्निकटता के बारे में पढ़ा था, जिसपे बोर्न ओपेनहाइमर ने बताया था कि अणु की कुल ऊर्जा होती है जो गैसीय अवस्था में 4 ऊर्जाओं का क्या होती है, समावेश होती है। अर्थात अणु की जो टोटल ऊर्जा होती है वो स्थानांतरित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा का योग होती है, ठीक है। लेकिन इनमें से 3 ऊर्जा का ही क्या होता है, क्वांटीकृत होती है, ठीक है। जबकि जो अन्य ऊर्जा होती है वो स्थानांतरित ऊर्जा, उसका क्वांटाइजेशन नहीं होता। तो बोर्न ओपेनहाइमर अभिधारणा के अनुसार परमाणु स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति परमाणु ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के कारण एवं आणविक स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति 3 प्रकार के संक्रमण अर्थात घूर्णन, कंपन और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के फलस्वरूप होती है। तो बोर्न ओपेनहाइमर ने बताया था कि जो परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है वो तो क्या होती है, परमाणु ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के कारण होता है। जबकि अगर अपन आणविक स्पेक्ट्रम की बात करें, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम की बात करें, तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम की जो उत्पत्ति होती है 3 प्रकार के संक्रमण के कारण होती है, 3 प्रकार के ट्रांजिशंस के कारण होती है, ठीक है। वो कौन कौन से थे, घूर्णन, कंपन और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, ठीक है। बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटता के अनुसार किसी अणु की संपूर्ण ऊर्जा ई, स्थानांतरण ऊर्जा ईटी, जिसे ट्रांजिशनल एनर्जी कहते हैं, घूर्णन ऊर्जा ईआर, कंपन ऊर्जा ईवी तथा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा ईई के योग के बराबर होती है, ठीक है। तो बोर्न ओपेनहाइमर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, मतलब मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो 4 ऊर्जाओं का योग होता है, अर्थात ई बराबर ई टी प्लस ई आर प्लस ई वी प्लस ई ई, ठीक है। तो ई टी है उसका क्वांटाइजेशन नहीं होता, ठीक है, वो केवल ट्रांजिशंस के कारण उत्पन्न हुई इस ऊर्जा के कारण अर्थात स्थानांतरित ऊर्जा के कारण उत्पन्न ऊर्जा है, इस वजह से उसका क्वांटाइजेशन नहीं होता। लेकिन बाकी जो 3 है ई आर, ई बी और ई ई, इनको क्वांटाइजेशन होता है। तो अगर अपन इन तीनों की सन्निकटतम कोटि की बात करें, तो इनके तीनों की सन्निकटतम कोटि की डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक बराबर होती है लगभग ई वाइब्रेशनल इंटू 10⁻³ के, और ये बराबर और डेल्टा वाइब्रेशनल 10⁻³ बराबर होती है लगभग किसके, डेल्टा ई रोटेशनल 10⁻⁶ के, ठीक है। तो डेल्टा ई की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है वाइब्रेशनल की, फिर रोटेशनल की। इन कोटे में बहुत अंतर है, चूँकि एक कंपन के दौरान 10⁻³ घूर्णन होते हैं, ठीक है। अतः यह माना जा सकता है कि घूर्णन तथा कंपन स्वतंत्र होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, जिसे अपन क्या कहते हैं, बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन कहते हैं, ठीक है। अब अगर अपन की कोटियों में अंतर देखें, डिफरेंस देखें, तो इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है ट्रांजिशंस की एनर्जी का। तो ये क्या करते हैं, लगभग 10⁻³ का रोटेशन करते हैं। तो ये अपन ये कह सकते हैं कि घूर्णन और कंपन क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अर्थात घूर्णन और कंपन ट्रांजिशंस के दौरान ये एक दूसरे को क्या अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। इस वजह से अपन इसे क्या कह सकते हैं, बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकट, मतलब पास पास होते हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से दोनों ही ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं। बोर्न ओपेनहाइमर ने यह माना कि नाभिक गतिहीन होता है, अतः घूर्णन के समय बंध लंबाई में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। अतः घूर्णन तथा कंपन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। बोर्न ओपेनहाइमर ने यह भी कंडीशन रखी थी कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, मोशनलेस होता है, ठीक है, तो उसमें किसी प्रकार की गति नहीं होती। तो जब घूर्णन होगा मतलब रोटेशन होगा, ठीक है, तो रोटेशन के टाइम जो बॉन्ड लेंथ होगी वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, केवल रोटेशन पर होगा। जिस वजह से घूर्णन और वाइब्रेशन के टाइम क्या होता है, ये एक दूसरे से अप्रभावित रहते हैं। घूर्णन के समय बंध लंबाई में परिवर्तन होता है तथा घूर्णन स्थिरांक बंध लंबाई से प्रभावित होता है। अगर अपन रोटेशंस की बात करें तो रोटेशन के समय क्या बॉन्ड लेंथ जो होती है वो चेंज होती है, ठीक है। जिसे अपन रोटेशनल कांस्टेंट के द्वारा निरूपित करते हैं कि किसके बराबर होती है, बीटा बराबर 1/(1/r², ठीक है। बीटा समानुपाती रहता है किसके, r² के। नेक्स्ट है अपना टॉपिक स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर अपन बात करें तो स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, देखते हैं। यदि किसी n परमाणु वाले अणु पर विचार किया जाए तो प्रत्येक परमाणु की स्थिति 3 निर्देशांकों x y z द्वारा दर्शाई जा सकती है, ठीक है। अगर अपन कोई n परमाणु वाले अणु का अगर देखें तो उसकी स्थिति है, परमाणु की स्थिति, तो अपन 3 कोऑर्डिनेट्स के अंदर दर्शा सकते हैं। अतः इन
इन n परमाणुओं के 3n निर्देशांक होंगे। अतः कहा जा सकता है कि ऐसे अणु की स्वतंत्रता की कोटि कितनी है? 3n है। मतलब किसी भी एटम को उसकी स्थिति दर्शाने के लिए जितने कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है, मतलब उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी को अपन एक्सप्लेन कर सके कितने कोऑर्डिनेट उसमें काम आएंगे, वही उसकी क्या होगी? स्वतंत्रता की कोटि होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। जैसे यहाँ पर बता रखा है कि कोई n परमाणु है, ठीक है, तो उसे दर्शाने के लिए अपन को 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स वाई जेड। अतः तो n परमाणु की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? 3n हो जाएगी, ठीक है। तो प्रत्येक निर्देशांक का मान बिना दूसरे को प्रभावित किए स्वतंत्रता से ज्ञात किया जा सकता है। अपनी निर्वात में गति के कारण किसी गतिशील कण की गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल एनर्जी, स्थानांतरण ऊर्जा कहते हैं। और स्थानांतरण गति में अणु क्या होते हैं? अभिलंबी दिशाओं में एक्स वाई जेड में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ 3 स्वतंत्रता की कोटियाँ हैं, ठीक है। अतः 3 में 3 घूर्णन, 3n में 3 घूर्णन तो स्थानांतरित गति के कारण होती हैं, जिन पर विचार नहीं किया जा सकता है। शेष स्वतंत्रता की कोटि की संख्या कितनी होगी? 3n-3 होगी। यदि अणु अपने 3 अक्षों पर घूर्णन करता है, जो कि अणु के गुरुत्वीय केंद्र से गुजरते हैं एवं एक दूसरे के लंबवत होती है, ठीक है। इसका अभिप्राय यह है कि अणु की घूर्णन स्वतंत्रता की कोटि 3 होगी, ठीक है। यदि अणु एक रेखीय है, जिससे अपन CO2 तथा 2 प्रकार के अक्ष लंबाई तो उसके लंबवत होंगे, तो अणु की स्वतंत्रता की कोटि 2 होगी, ठीक है। तो अणु में कंपन होने के कारण उसमें कंपन ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यदि अणु में n परमाणु हो तो परमाणु की कोटि गणना के लिए हम समस्त स्वतंत्रता कोटियाँ गिनना होगा, ठीक है। और स्थानांतरण गति के कारण स्वतंत्रता कोटि 3n होगी। इन 3n स्वतंत्रता की कोटि में से 3 घूर्णन, ठीक है, रेखीय अणु के लिए 2 गति के लिए निश्चित होगी। बची हुई 3n-3 अर्थात 3n-6 हो जाएगी। अणु के लिए 3n -3 -2 अर्थात 3-5 अणु की आंतरिक गति के कारण गति की होती है। अतः n परमाणु वाले अणु की कंपन स्वतंत्रता कोटि 3n-6 अर्थात 3n-5 होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल इसमें ये बता रखा है कि जो अणु है उसकी अगर अपन संपूर्ण अगर प्रॉपर्टी की गणना करें, ठीक है, तो अपन उसको 3 कोऑर्डिनेट्स में बात कर सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड। अगर अणु की संरचना रेखीय है तो मतलब रेखीय है तो केवल 2 कोऑर्डिनेट्स उसमें काम आएंगे, तो उसमें स्वतंत्रता कितनी हो जाएगी उसकी? 2n हो जाएगी, ठीक है। तो जो अणु के निर्देशांक अणु की प्रॉपर्टीज में में काम आते हैं, ठीक है, अणु के संपूर्ण एक्स प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में काम आते हैं, तो वो उसकी स्वतंत्रता की कोटि होती है, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक, फिर भी एक बार आप इसको रीड कर लें ताकि आपको पता रहे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, छोटे क्वेश्चंस में आ जाए तो। जैसे यहाँ पर बता रखा है कि स्वतंत्रता कोटि की संख्या अगर अरेखीय अणु हो तो 3 होती है, रेखीय अणु हो तो 3n होती है। और स्थानांतरित कोटि की अगर संख्या देखें तो कितनी है? इसमें 3 है। घूर्णन स्वतंत्रता कोटि की संख्या भी 3 है, जबकि रेखीय अणु के लिए 2 ही होती है। और सतत कंपन स्वतंत्रता की कोटि की संख्या इसमें कितनी है? 3n-6। और एक अणु में कितनी होती है? 3n-5 होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है आणविक स्पेक्ट्रम के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोलिकुलर स्पेक्ट्रम। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे? रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। सबसे पहले अपन देखते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम के गैस अणु द्वारा सूक्ष्म तरंग परीक्षण में माइक्रोवेव रीजन में विकिरण अवशोषण के फलस्वरूप घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम घूर्णन या घूर्णन स्पेक्ट्रम कहलाता है। यह स्पेक्ट्रम ऐसे अणु द्वारा प्राप्त होता है जिनमें स्थायी द्विध्रुव अगुण पाया जाता है, जैसे HCl और CO, ठीक है। समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु जैसे Cl2, H2O2 आदि घूर्णन स्पेक्ट्रम नहीं देते, क्योंकि इसमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाता है। इस स्पेक्ट्रम को सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो रोटेशन स्पेक्ट्रम में पहले कंडीशंस क्या है कि जिनके अंदर स्टेबल द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट होगा वो घूर्णन स्पेक्ट्रम दर्शाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि माइक्रोवेव रीजन के अंदर ऊर्जा का अवशोषण करके घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करेंगे, ठीक है। ठीक, तो मतलब रोटेशनल रीजन से में ट्रांजिशन होगा तो इसको अपन क्या कहते हैं? रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं,
ठीक है। अब अगर द्विपरमाणु अणु हैं जैसे कि Cl2H2 है, इनके अंदर किसी प्रकार का डाइपोल मोमेंट नहीं होता है तो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम को शो नहीं करते। दूसरा है कंपन एवं कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम, इसको वाइब्रेशनल या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। दोनों ही नाम है इसके, क्योंकि दोनों साथ साथ होते हैं, इस वजह से इसको वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। कि एक अणु के अवरक्त क्षेत्र में विकिरणों के अवशोषण के फलस्वरूप कंपन ऊर्जा स्तरों में हुए संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रम को अपन क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं, या फिर इसे अवरक्त स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं अपन। ठीक है। इस प्रकार का स्पेक्ट्रम भी स्थायी डाइपोल मोमेंट वाले मॉलिक्यूल्स दर्शाते हैं। ठीक है। इन अणुओं में द्विध्रुवीय घूर्णन परिवर्तन कंपन गति के फलस्वरूप होता है। ठीक है। जब द्विध्रुवीय घूर्णन परिवर्तन होगा कंपन गति के फलस्वरूप इस प्रकार के ट्रांजिशन हमें देखने को मिलते हैं या फिर स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अपना है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, कि इस प्रकार का स्पेक्ट्रम अणु द्वारा यूवी या विजिबल रेज में पहला रोटेशनल तक इसमें होगा। ठीक है। माइक्रोवेव वाले रीजन में, वाइब्रेशनल रोटेशनल किस में होगा, इंफ्रारेड वाले में। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम किस में होगा, यूवी या विजिबल रे परिसर में। ठीक है। मतलब इसका परिसर का मतलब ये है कि पहले वाले के अंदर माइक्रोवेव काम आएगी। ठीक है। जो माइक्रोवेव अपन किसी भी मोलिक्यूल्स का देंगे तो उसके अंदर रोटेशनल स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। ठीक है। और रोटेशनल वाइब्रेशन के अंदर क्या, अवरक्त किरणें काम आएंगी। ठीक है। इंफ्रारेड काम आएंगी। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमें देख अगर अपन करवाना है तो अपन इसमें कौन से काम में लेंगे, विजिबल या यूवी लाइट काम में लेते हैं। तो इसका इस प्रकार अणु का दृश्य तथा पैराबैंगनी परिसर में विकिरणों के अवशोषण फलस्वरूप उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन द्वारा होता है। इन क्षेत्र में विकिरणों के अवशोषण से अणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, तथा साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के साथ साथ में क्या होंगे, घूर्णन और कंपन भी होते हैं। ठीक है। अतः अणु का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें 3 ट्रांजिशंस होते हैं, वो क्या होते हैं, साथ साथ प्रोसीड होते हैं। नेक्स्ट है अपना रोटेशनल स्पेक्ट्रम। अब रोटेशनल स्पेक्ट्रम को थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है। तथा इसके साथ साथ में अपन द्विपरमाणु अणु की क्वांटीकृत घूर्णन ऊर्जा की भी गणना के लिए अपन एक व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है। इसको अपन अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।